जैसे हम आपको बता रहे थे कि तत्समक का अस्तित्व क्या होगा कि योग का तत्समक और गुणन का तत्समक दो तत्समक होंगे। योग का तत्समक वो तत्समक होगा जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर कोई प्रभाव ना हो, ऐसी संख्या 0 + 0 आई है। और गुणा का तत्समक वो तत्समक होगा जो गुणा करने पर कोई प्रभाव ना करे, यानी 1 + 0 आई तो 1 ही हो जाएगा। 1 को किसी से भी आप गुणा करिए कोई प्रभाव नहीं होता। इसके बाद है प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम होती है एक ऐसी संख्या जिस संख्या में, जैसे योग के लिए अगर प्रतिलोम निकालें तो जोड़ने पर तत्समक अवयव आ जाए। तो आप ये बताइए कि अगर कोई संख्या z1 बराबर है 3 + 2i, तो क्या दुनिया में कोई ऐसी संख्या संभव है जिसे इसमें जोड़ें और तत्समक अवयव यानी 0 + 0i आ जाए? वही संख्या इसका प्रतिलोम कहलाएगी। जी हाँ, बिल्कुल संभव है। अगर मैं यहाँ पर -z1 जोड़ दूंगा तो z1 - z1 जो है वो 0 + 0 आ जाएगा। आप देखिए, z1 बराबर 3 + 2i -z1 बराबर -3 - 2i, इन दोनों को आप जोड़िए, z1 + -z1 कितना आ जाएगा? 0 + 0i, यानी किसी संख्या का प्रतिलोम संभव। अब बात करते हैं कि क्या गुणा के केस में भी प्रतिलोम संभव है। तो देखते हैं, अगर हम कोई अवयव 3 + 2i लेते हैं तो z का अगर मैं गुणात्मक प्रतिलोम निकालूंगा, योगात्मक तो मैं आपको समझा चुका हूं, योगात्मक निकालने के लिए केवल उस सम्मित संख्या के पीछे माइनस लगा दीजिए, योगात्मक प्रतिलोम तुरंत निकल आता है। गुणात्मक का मतलब है कि z की घात -1, या दूसरे शब्दों में कहें तो 1/z। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जो सम्मित संख्या है या दुनिया की कोई भी संख्या है वो 1/z होता है। देखते हैं क्या गुणात्मक प्रतिलोम निकल सकता है। 1/3 + 2i, इसको हल कैसे करें? 3 - 2i से आप ऊपर नीचे गुणा भाग कर लीजिए, ये सम्मित संख्याओं को हल करने का एक तरीका होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 2i, a + b a - b, यानी 3 का वर्ग -2i का वर्ग, 3 - 2i बटे 9 - 4i का। i का वर्ग हम जानते हैं -1 होता है, तो ये आ जाएगा 3 - 2i बटे 9 - 4 गुणा -1, यानी 3 - 2i बटे 9 + 4, यानी 3/13 - 2/13। ये z का गुणात्मक प्रतिलोम निकला। यानी अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं, यहीं पर समझा देते हैं कि अगर कोई संख्या है a + ib टाइप की, और अगर इसका मैं इन्वर्स निकालूं 1/z आएगा, और वो आएगा a बटे a का वर्ग + b का वर्ग प्लस b बटे a का वर्ग + b का वर्ग i। ये आपके पास माइनस, और यहां पर a, b 0 के बराबर नहीं, यानी कोई एक 0 हो सकता है लेकिन दोनों 0 के बराबर नहीं होंगे। दोनों 0 के बराबर हुए तो ये 0 बन जाएगा। 0 का इन्वर्स आप जानते हैं संभव नहीं है। तो मैं देख रहा हूं कि गुणा के लिए भी प्रतिलोम का अस्तित्व है 0 को छोड़कर, योग के लिए भी प्रतिलोम का अस्तित्व है प्रत्येक संख्या के लिए, बंटन नियम भी इसमें लागू होता है, ठीक है। यानी गुणा और जोड़ दोनों के लिए एक साथ होता है कि कोई संख्या एक बाहर गुणा कर रही है एक ब्रैकेट में दो संख्याओं को, तो वो संख्या दोनों संख्याओं को अलग अलग गुणा करेगी। यहाँ माइनस भी होगा तो भी ये नियम आपका काम करेगा। हमने सम्मित संख्याओं के बीजगणित को पूरी तरह से समझ लिया, सम्मित संख्याएं समझ ली, सम्मित संख्याओं के प्रतिलोम को निकालना समझ लिया, गुणात्मक प्रतिलोम भी समझ लिया है और योगात्मक प्रतिलोम भी समझ लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि सम्मित संख्याओं में भागफल, अभी हमने चेक किया कि भागफल किस प्रकार होता है, या चेक कर लेते हैं। सम्मिश्र संख्याओं का
मान लीजिए Z1 एक संख्या है 3 + 2, Z2 एक संख्या है 5 + 4, और हम आपसे कह रहे हैं कि इन दोनों संख्याओं को भाग करिए, यानी आपको निकालना है Z1 बटे Z2। एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं Z1 को भाग कर रहा हूँ Z2 से, तो क्या आएगा 3 + 2i बटे 5 + 4। अब इसको तो आप आगे हल कर नहीं पाएंगे। इसको आगे हल करने के लिए क्या करेंगे कि नीचे 5 + 4i है, इसको 5 - 4i से भाग कर दें, गुणा करिए, 3 पंजे 15 माइनस 3 चौक, बिल्कुल वैसी गुणा होगी जो सिंपल होती, 10i - 4 दूनी 8i, बटे में ये ऐसे चलेगा, ये हो गया 15 माइनस 2i माइनस 8 गुणा -1, और ये भी a + b a - b है, तो इनको भी आप हैंड टू हैंड हल कर लीजिए। कितना आ गया ये 15 - 2i + 8 बटे 25 - 16i की घात 2, और आप जानते हैं 15 और 8 कितना होता है 23 - 2i बटे 25, i² -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी i² होगा, i² को -1 लिखेंगे और पहले से माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो अब इन दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए, कितना हो गया 23 बटे 6 5 11, 3 और 1 4, माइनस 2 बटे 41। ये आपने Z1 + अपॉन Z2 यानी दो सम्य संख्याओं को भाग भी कर दिया। ये जिस फॉर्म में आया ये a + ib की फॉर्म कहलाए। किस फॉर्म में लिखा है हमने a + ib की फॉर्म में। इसको तुलना करके मैं a और b का मान भी ज्ञात कर सकता हूँ बहुत आसानी से। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ऋण वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल। इसको समझिए, ऋण वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है। अब आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं, ऋणात्मक वास्तविक संख्या जैसे -3, इसका वर्गमूल अगर निकाला जाए तो ये ज्ञात करने की हमारे पास अभी तक कोई विधि नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम ये जान गए हैं कि वर्गमूल -1 को हम i लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको -1 गुणा 3 लिख सकता हूँ, -3। और आपके पास एक नियम है, क्या है नियम, वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b अगर दो गुणा हो रही है तो ये एक ही वर्गमूल में गुणा होकर आ जाएगी। तो इस नियम के अंतर्गत मैं इसको वर्गमूल -1 गुणा वर्गमूल -3 उल्टा लगा दिया। मैंने कहा वर्गमूल ab बराबर वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b। ये वर्गमूल -1 तो i होता है। इस तरह से मैंने एक ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को क्या, अगर मैं चाहूं यहाँ वर्गमूल माइनस का 3.5 निकालना चाहूं तो सीधा सा आएगा वर्गमूल -1 गुणा वर्गमूल 3.5, और ये i हो जाएगा, और i को हमेशा बाद में लिखते हैं, तो वर्गमूल 3.5i। ये एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब विचार करते हैं हम इस नियम पर, वर्गमूल ab बराबर वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b। ये नियम की क्या सीमाएं हैं, इसकी सीमाओं में अगर मैं देखूं तो अगर a का मान धनात्मक है और b का मान धनात्मक है तब भी ये नियम सत्य होता है। दो अगर वास्तविक धनात्मक संख्याएं हैं तो ये नियम पूर्णतया सत्य है। दूसरा नियम लेते हैं वर्गमूल, यही नियम अगर मैं a का मान 0 से बड़ा ले लूं और b का मान 0 से छोटा ले लूं, यानी एक संख्या धनात्मक ली है और एक संख्या ऋणात्मक, जैसे यहाँ लिया है, एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक है, तब भी ये नियम कार्य करता है। तीसरी स्थिति, पहली संख्या ऋणात्मक हो जाए और दूसरी संख्या धनात्मक हो जाए, यानी आप इसे
वर्गमूल 3 गुणा -1 लिख दो, तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं है, नियम कार्य करता है। चौथी स्थिति पर हमें विचार करना। चौथी स्थिति है जब a भी 0 से कम है और b भी 0 से कम है, तो इस स्थिति पे हमें विचार करना। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम कहते हैं हमारे पास निकालना है हमें वर्गमूल -3 गुणा -5। ये दो संख्याएं हैं और दोनों ही ऋणात्मक। देखते हैं, अगर आप कह रहे हैं ये नियम सही है, अगर ये नियम सही है तो कितना आएगा? वर्गमूल 3 माइनस का गुणा वर्गमूल 5, क्योंकि ये a है और ये b। यहाँ फिर से यही नियम लगेगा, वर्गमूल -1 गुणा वर्गमूल 3 और वर्गमूल -1 गुणा वर्गमूल 5, क्योंकि ये वर्गमूल में -5 आ रहा है तो माइनस को मैं -1 मान के चलूँ, तो मैंने वर्गमूल -1 का अलग कर दिया और 5 का अलग कर दिया। इसी के आधार पर यहाँ मैं समझा चुका हूँ। तो ये तो i हो गया, ये भी i हो गया, ये आ गया मेरे पास i गुणा i की घात गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 5, और i की घात 2 कितना होता है? माइनस। और ये कितना आ रहा है? -15। क्या ऐसा संभव है कि धनात्मक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक आ जाए? ऐसा संभव नहीं है। इसका अर्थ हुआ ये नियम फेल हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखें, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में भी आ सकता है। ये नियम फेल हो जाता है अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो आप ये वाला नियम नहीं लगाएंगे। ये तभी तक लगेगा या तो दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है। इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिटी। जैसे हमने पढ़ी है a प्लस बी का वर्ग पढ़ा है, a प्लस बी की घात 3 पढ़ी है, माइनस भी पढ़ा है, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 पढ़ी है, या a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो जैसे वास्तविक संख्याओं के लिए ये सब आइडेंटिटी सही होती हैं, सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं, क्या सम्मिश्र संख्याओं में भी हम ऐसा कर सकते हैं? इसके लिए हमें देखना है कि अगर दो सम्मिश्र संख्याएं z1 और z2 हैं, इनका अगर मैं वर्ग निकालूंगा तो क्या आएगा? इसके वर्ग का मतलब है z1 प्लस z2 और z1 प्लस z2, यानी z1 z2 का घात 2 का मतलब है z1 प्लस z2 और z1 प्लस z2, इसको 2 बार गुणा कर दो। अब यहाँ पे आप बंटन नियम लगा दीजिए, z1 गुणा z1 प्लस z2 और z2 गुणा z1 प्लस z2। बंटन नियम का मतलब ये बढ़ जाएगा, इसमें पहले ये इसको गुणा करेगा फिर ये इसको गुणा करेगा। इधर की तरफ बंटन नियम लगाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इधर की तरफ लगा दो, z1 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 z2 z2 z1 z2। हम देख रहे हैं ये तो बन जाएगा z1 की घात 2, ये है z1 z2, और क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल क्रम विनिमय होता है, यानी क्रम में परिवर्तन हम कर सकते हैं। विनिमय का मतलब अदला बदली, तो आप इनकी अदला बदली कर दीजिए। तो आपके पास z1 का वर्ग प्लस z1 z2 प्लस z1 z2 को जोड़ेंगे 2 z1 z2। तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं z1 प्लस z2 का वर्ग निकाल रहा हूँ तो वो आ रहा है z1 का वर्ग प्लस 2 z1 z2 प्लस z2। ऐसे अगर मैं यहाँ माइनस लगाता तो यहाँ माइनस आ जाता। ऐसे ही z1 का वर्ग माइनस z2 का वर्ग अगर मैं निकालता तो ये आएगा z1 माइनस z2 और z1 प्लस z2। ऐसे ही जितनी भी आपने 8वें 9वें क्लास में सर्व समीकरणाएं पढ़ी थी, वो सभी यहाँ पर सत्य होंगी वास्तविक संख्याओं की। इनमें आप सीधे सीधे वास्तविक संख्याओं में इनका प्रयोग कर सकते हैं। आपको अगर सिद्ध भी करना है तो z1 का मान कोई भी मान लीजिए, 2 प्लस 3 आई, z2 का मान लीजिए 4 प्लस 5 आई। LHS RHS में सारे मान रख के आप चेक कर लीजिए, आपका LHS RHS के बराबर आ जाएगा और ज़्यादा संतुष्टि आपको मिलेगी।
अब हम देखेंगे सम्मिश्र संख्या का मापांक। व संयुग्मी। मापांक और संयुग्मी क्या होते हैं, इस पर विचार करें। मापांक को मॉड्यूलस भी कहते हैं और संयुग्मी को हम कॉन्जुगेट शब्द का प्रयोग करते हैं। ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। 9वीं क्लास में भी आपको जब अपरिमेय संख्याओं के गुणा भाग में अंश और हर में गुणा करते थे तो कभी कभी अनायास ही आपने सुना होगा ये शब्द कि कॉन्जुगेट से इसके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो कॉन्जुगेट संयुग्मी होता क्या है समझिए। इससे पहले हम समझते हैं आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन क्या होता है? ये कुछ नया नहीं है इसमें। ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन था, कार्तीय तल था, इसी कार्तीय तल में जितने भी बिंदु हैं वो बिंदु किस में है। मान लीजिए ये P लिखा है तो ये बिंदु x, y टाइप का होता है। पहले निर्देशांक को x कहते हैं और दूसरे को y कहते हैं। ये कह रहे हैं कि जो बिंदु है उस बिंदु के प्रथम यानी x निर्देशांक को आप लिखिए, प्लस का निशान लगाइए, फिर दूसरा लिखिए, उसकी i से गुणा कर दीजिए या i से पहले गुणा कर दीजिए, क्योंकि क्रम में नहीं होता है, कोई फर्क नहीं। यानी किसी बिंदु के y निर्देशांक को i से गुणा करके जोड़ दीजिए x निर्देशांक में। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी बिंदु इस तल में है उन तल में स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए एक सम्मिश्र संख्या का अस्तित्व है। अगर ये 2,3 होता तो मैं इसे 2 + 3 i लिखते। -4,5 है मान लीजिए, यहाँ पे -5,4 ये निर्देशांक है। तो इस बिंदु Q के संगत जो सम्मिश्र संख्या Z1 निकलेगी वो निकलेगी -5 + 4 है। और अगर यहाँ पर है -5, -4 तो इसके संगत जो Z निकलेगा -4 - 4 है। ऐसे ही जितने भी बिंदु इस तल में होंगे उन तल में उन बिंदु के संगत एक सम्मिश्र संख्या का अस्तित्व है। और उसे प्राप्त करने का तरीका क्या है? x निर्देशांक लिखिए, i से गुणा कर दीजिए y निर्देशांक और दोनों को जोड़ दीजिए। इसीलिए इस कार्तीय तल का नाम बदलकर इस चैप्टर सम्मिश्र संख्याओं के लिए विशेषकर आर्गेंट प्लेन हो जाता है। अब इस आर्गेंट प्लेन में किसी सम्मिश्र संख्या, अब इसका उल्टा भी तो काम करेगा। मान लीजिए आपके पास एक सम्मिश्र संख्या है 2 + 3i, तो इसके संगत बिंदु क्या बनेगा आर्गेंट प्लेन में? x निर्देशांक 2 हो गया, y निर्देशांक 3 हो गया। यहाँ पे होगा मान लीजिए ये 2,3 फॉर एग्जाम्पल। तो इस P बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी इसी को हम लिखते हैं Z। आप समझिए मापांक है क्या? मापांक है किसी सम्मिश्र संख्या से निरूपित होने वाले बिंदु जो आर्गेंट प्लेन में होगा कि मूल बिंदु से दूरी सम्मिश्र संख्या का मापांक कहलाता। तो अगर आप इस दूरी को ज्ञात करें तो आपको ध्यान होगा ये बिंदु है 0,0 मूल बिंदु। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का अगर सूत्र लगाएंगे आप, वर्गमूल दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता था? x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1। तो यानी x - 0 का वर्ग प्लस y - 0 का वर्ग, यानी आपके पास आ जाएगा x का वर्ग प्लस y। यानी किसी भी बिंदु की जब आप मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तो वर्गमूल x निर्देशांक का वर्ग प्लस y निर्देशांक का वर्ग। ऐसे ही ये आपके पास अगर एक सम्मिश्र संख्या है x बराबर z बराबर x प्लस i y, इसका आप जब मापांक निकालेंगे वो मापांक आएगा वर्गमूल x यानी रियल पार्ट का वर्ग और y यानी इमेजिनरी। इसको लिखने का एक और तरीका है, ध्यान से समझिए। x क्या है? x है वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट ऑफ z। वास्तविक को ऐसे लिखते हैं REZ, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z का वर्ग। और y क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, काल्पनिक भाग। ये आपने z का मापांक निकाला। क्या कहते हैं इसे? z का मापांक।
इन मापांक के लिए इन दो डंडों के बीच में z लिख दिया जाता है। z और z के मापांक में यही अंतर होता है। आप देखिए z का मान है x प्लस आई वाई, लेकिन अगर इसमें हमने दो डंडे लगा दिए तो ये z का मापांक बन गया। और मापांक निकालने का क्या तरीका है? वर्गमूल वास्तविक संख्या का वर्ग प्लस काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आई वाई नहीं होगी, आई का गुणांक ही काल्पनिक होगा, आई को काल्पनिक भाग में नहीं लेते। ये विशेष ध्यान रखना, कभी यहां पर आप आई वाई लिख दो तो आई का वर्ग ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी आई नहीं लेते हैं, केवल आई का गुणांक ही लेते हैं। ये विशेष गलती बच्चे करते हैं। इसके बाद संयुग्मी पर बात करें। संयुग्मी आप ऐसे सोचिए जैसे आपने समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना देखा। क्या नियम होता था फिजिक्स में? आप जानते हैं कि वस्तु से दर्पण की दूरी बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अगर आप इस x अक्ष को, केवल x अक्ष को एक समतल दर्पण मान लें और इस x अक्ष में किसी बिंदु का प्रतिबिंब देखें, तो इस P का प्रतिबिंब जो है वो यहां दिखाई देगा मुझे, P डैश। तो प्रतिबिंब बनने का नियम है कि दोनों प्रतिबिंब और वस्तु को जब जोड़ते हैं तो समतल दर्पण पर लंब होती है, पहली बात, सबसे पहले नियम। दूसरी, ये दोनों चीजें आपस में बराबर होती है। तो हम देख रहे हैं ये तो x निर्देशांक है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन y जो है वो इस चतुर्थांश में आ गया जो ऋणात्मक, यानी z का संयुग्मी, z के संयुग्मी को लिखने का तरीका है z के ऊपर बार लगा दीजिए। ध्यान रखिएगा इस पर, z के संयुग्मी क्या होता है? z के ऊपर बार लगा दीजिए। तो इसको लिखने का तरीका है z बार बराबर होगा x माइनस आई, यानी केवल आप जो i है उसके निशान को बदल दें, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो y के निशान को बदल देंगे, क्योंकि जो प्रतिबिंब देख रहे हैं वो केवल y का, इसका प्रतिबिंब ये होगा। अगर माइनस है, मान लीजिए कि z बराबर, अगर आपको x प्लस आई वाई दे रखा है या x माइनस आई वाई दे रखा है, तो z बार अगर निकालेंगे तो x माइनस आई वाई बार, यानी x प्लस आई। और देखिए एग्जाम्पल समझिए, z बराबर ये दे रखा है, इसमें अगर संयुग्मी निकालेंगे तो -5 माइनस 4i का संयुग्मी क्या होगा? संयुग्मी -5 ऐसे रहेगा, ये जो i का गुणांक है इसका निशान बदल जाएगा प्लस 4i। ये आपने संयुग्मी z का निकाल। तो संयुग्मी निकालने के लिए केवल y का निशान, यानी जो काल्पनिक भाग है उसके निशान को हम बदल देंगे। आइए एक और नया रिजल्ट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इसी से। अगर z बराबर x प्लस आई वाई हो तो z बार बराबर x माइनस आई वाई हो जाएगा, क्योंकि बार का मतलब संयुग्मी, z का संयुग्मी कितना होगा? i का निशान बदल देंगे। अगर मैं z और z कॉन्जुगेट यानी z के संयुग्मी का गुणनफल निकालना चाहूं तो ये आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का। आई स्क्वायर -1 होता है, आप जानते हैं। ये प्लस बी, ये पूरा हल करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी शुरुआत है, परेशान ज्यादा हो जाते हैं। z बार निकल कर आया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब ये बताइए z का मापांक ये क्या निकल गया? z का मापांक निकल के आता था वर्गमूल वास्तविक भाग का वर्ग प्लस आभासी यानी काल्पनिक भाग। इसको दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए तो मॉड z का वर्ग आ जाएगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग, और यहाँ हम देख रहे हैं मॉड z का वर्ग बराबर है ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है? z बार के। तो आपके पास एक नया रिजल्ट आ गया, z बार या z बार z का मान मॉड z की घात। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसकी हमें कई जगह आवश्यकता भी पड़ती। तो हमने आज यहाँ तक सीख लिया। अब हम प्रश्नावली 5.1
देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन 3 है आई की घात -13। तो सबसे पहले तो माइनस को प्लस करिए, नीचे ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। इसको हल करने का तरीका है कि जो भी आई की घात है उसे आप 4 से भाग करिए। रफ में कर लेते हैं, 39 को 4 से भाग करिए, 4 नेम 36, 3 बचा। इस आई की घात को आप इस फॉर्म में लिखिए, आई की घात 4 गुणा 9 प्लस 3, ऐसा लिखने का अधिकार है आपके पास। ये हो गया 1/आई की घात 4 गुणा 9 गुणा आई की घात 3। क्योंकि घातें जुड़ रही हैं, वो तभी जुड़ती हैं जब दोनों समान आधार पर गुणा हो रही होती है। इसको आप लिख सकते हैं आई की घात 4 की घात 9 गुणा आई की घात 3। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि घात में जब गुणा होती है वो तभी होती है जब घात की घात होती है। ना आई की घात 4 की घात 9 लिख दिया, बात वही है। आई की घात 4 में जानता हूँ 1 होता है, मैं समझा चुका हूँ। आप वीडियो दोबारा देखिएगा, शुरू में समझाया था कि आई की घात 4 1 होता है और आई की घात 3 माइनस आई होता है। ये मैंने बताया था आपको कि आई बराबर वर्गमूल -1, आई स्क्वायर बराबर -1, आई क्यूब बराबर -आई और आई की घात 4 बराबर 1। ये मैं सिद्ध भी करवा चुका हूँ। तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/-आई। बटे में कभी आई छोड़ते नहीं है, इसलिए इसको आई से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लीजिए। आई बटे -आई स्क्वायर, ये कितना आएगा? आई बटे -आई स्क्वायर कितना होता है? ये खुद -1 होता है। ये आ गया आई बटे +1, यानी आपका उत्तर आएगा आई। बहुत ही आसान है। अगला सवाल देखते हैं हम इसमें, छठा सवाल। और साथ साथ इसने एक शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न 1 से 10 तक की सम संख्याओं में प्रत्येक को a+ib के रूप में लिखिए। तो ये जो उत्तर आया है हमारे पास, ये उत्तर आया आई की घात -29 का मान आया है आई, और इसे किस रूप में लिखना? a+ib के रूप में। तो यानी 1 गुणा आई तो लिख देंगे, प्लस ए है नहीं, ये को 0 लिख दीजिए। तो आपने आई की घात -39 को a+ib के रूप में लिख दिया, यानी एक वास्तविक संख्या प्लस आई गुणा काल्पनिक भाग। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखेंगे हम पांचवा प्रश्न। 1 - आई -1 प्लस 6i। हल करिए इसको। 1 - आई माइनस प्लस -6i, 1 + 1 -i -6i, 2 -7i, जो किस फॉर्म में है? a+ib की फॉर्म में, जहाँ a का मान 2 है और b का मान -7। इसके बाद देखते हैं हम 7वां सवाल। 1/3 आई गुणा 7/3 प्लस 4 + आई इंटू 1/3 माइनस -4/3 प्लस आई। इसको अगर हम देखें, हल करते हैं इसको, ये कितना आएगा? 1/3 प्लस आई इंटू 7/3 प्लस 4 + आई इंटू 1/3 माइनस -4/3 प्लस आई। ये हमारा सवाल है, ठीक है। अब इनमें जो वास्तविक भाग एक साथ लिख लीजिए। ये हो जाएगा 1/3 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? आई इंटू 7/3 प्लस आई इंटू 1/3। इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं, -4/3 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस आई। ये जब इसको एलसीएम लेंगे बटा 1 करके 3, तो ये 1 + 3 = 12। जी सर।